हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं बीएल सर आपका स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विथ बीएल सर में। दोस्तों, यदि आप भूगोल के स्टूडेंट हैं या फिर भूगोल से संबंधित यूजीसी नेट, एनटीए, यूजीसी नेट जो अभी वर्तमान में कंडक्ट कराते हैं, है ना, आपके एग्ज़ाम, और इसके साथ ही साथ पीजीटी, टीजीटी या फिर यूपीएससी, पीसीएस मेंस लिख रहे हैं, तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है ये वीडियो। प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी, जो कि प्रेजेंट में बहुत ही महत्वपूर्ण है यदि आप एक भूगोल को बेहतर या बेसिक स्तर से समझना चाहते हैं। तो आज का हमारा जो सेशन है वो प्लेट विवर्तन के सिद्धांत पे आधारित है। तो आइए चलते हैं अपने सिद्धांत की ओर। सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय का। तो आपके दिमाग में तो ये कभी न कभी ये गूंजता ही है कि प्लेट होती क्या है, प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है, किसने दिया, प्लेट शब्द किसने दिया। तो सबसे पहले बात करते हैं सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में ही देखेंगे प्लेट शब्द। तो प्लेट शब्द सबसे पहले किसने दिया था? टूजो विल्सन महोदय ने दिया था 1965 में ही। वही बात करते हैं प्लेट होते क्या हैं। तो पृथ्वी का ऊपरी भाग यानी स्थलमंडल का निर्माण दृढ़ एवं कठोर चट्टानों से हुआ है, जिसे हम प्लेट कहते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि जो प्लेट से आशय है, तो प्लेट दृढ़ स्थल खंड का एक भाग होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया प्लेट। लेकिन प्लेट टेक्टोनिक्स क्या है? तो प्लेटों की गति होने की प्रक्रिया, स्वाभाविक सी बात है कि एक प्लेट नहीं है। आगे चर्चा करेंगे अपन। विश्व में ही 7 प्रमुख प्लेटें हैं और छोटी छोटी प्लेटें हैं। तो प्लेटें क्या करती हैं कि गति करती हैं, है ना कहीं वो अपने स्थान से ही प्रतिवर्ष 1 या 2 सेंटीमीटर दाएं बाएं खिसक रहे हैं। तो इस गति का जो मोमेंटम होता है जिसमें हम अध्ययन करते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। ठीक है, यानी प्लेटों की गति से संबंधित जिसमें अध्ययन किया जाता है उसे हम प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। और यह सिद्धांत किस प्रकार की है? तो नवीनतम एवं आधुनिक सिद्धांत है। किस प्रकार की यह सिद्धांत है? तो नवीनतम और आधुनिक सिद्धांत है। तो प्लेट टेक्टोनिक्स सबसे पहले मॉर्गन महोदय ने संकल्पना दिया था। आप लोग ध्यान रखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक्स में संकल्पना किसने दिया था, कॉन्सेप्ट किसने दिया था? सबसे पहले मॉर्गन महोदय ने। वहीं इसे प्रकाशित कितने लोगों ने मिलकर कराया था? विल्सन, मैकेंजी और पार्कर महोदय ने। तो आप ध्यान रखेंगे कि प्लेट शब्द टूजो विल्सन महोदय ने 1965 में दिया। वहीं प्लेट टेक्टोनिक्स का संकल्पना जो था वो मॉर्गन महोदय ने सबसे पहले दिया, और उससे प्रकाशित कराया था कौन? आपके विल्सन महोदय, मैकेंजी और पार्कर महोदय ने। वहीं 1962 में हैरी हेस ने इसे सिद्धांत के रूप में ही, यानी एक थ्योरी के रूप में ही प्रस्तुत किया। और साथ ही फिर आपके 1967 में संयुक्त रूप से ही सिद्धांत, जो कि वर्तमान में ही, है ना, इसके स्वरूप है, उसे संयुक्त रूप से मॉर्गन, विल्सन, मैकेंजी और पार्कर महोदय ने प्रस्तुत किया। तो हमने देखा कि प्लेट होते क्या हैं? तो दृढ़ स्थल खंड के भूभाग होते हैं। फिर वो जो प्लेट एक दूसरे की ओर गति करती हैं, है ना, उसके अध्ययन को क्या कहते हैं? तो प्लेट टेक्टोनिक्स कहते हैं। प्लेट शब्द किसने दिया? तो टूजो विल्सन महोदय ने दिया। और फिर उससे प्रकाश संकल्पना किसने दिया प्लेट टेक्टोनिक्स का? तो मॉर्गन महोदय ने दिया। फिर उससे प्रकाशित कितने लोगों ने मिलकर कराया? और हैरी हैस ने 1967 में सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। और 1967 में ही, सॉरी, हैरी हैस ने 1962 में, और 1967 में ही मॉर्गन के साथ साथ अन्य जो इससे रिलेटेड विद्वान हैं सभी ने मिलकर के एक सिद्धांत के रूप में प्रस्तुत किया। अच्छा, अब इस सिद्धांत की उपयोगिता एवं महत्व क्या है ना? यह सिद्धांत क्यों इतना महत्वपूर्ण है? इससे क्या फायदा है हमें? तो देखिए, इस सिद्धांत की सहायता से हम भू आकृति, ध्यान रखेंगे सबसे पहले भू आकृति, है ना, जैसे कि महाद्वीपों की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण, भूकंप, ज्वालामुखी आदि के संबंध में, है ना, व्याख्या या जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जैसे वर्तमान में ही ज्वालामुखी क्रियाएं देखने के लिए मिल रहे हैं आपको, भूकंप आए दिन कहीं ना कहीं से आप न्यूज़ में देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं। तो इनके बारे में हम जानकारी प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी के माध्यम से ही पता कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है? इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये
सबसे पहले हमें पृथ्वी की उत्पत्ति, पर्वतों का निर्माण, भूकंप और ज्वालामुखी आदि से संबंधित जानकारी प्राप्त कराने में सक्षम है। बात करते हैं स्थल मंडल के बारे में कि ये स्थल मंडल क्या है। तो देखिए, सबसे पहले स्थल मंडल में ही आपको एक चीज़ ध्यान रखना है कि अपना जो पृथ्वी है उसे मुख्य रूप से ही तीन भागों में डिवाइड किया गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन भागों में आपका सबसे पहले है क्रस्ट, इसके बाद है मेंटल और इसके बाद है आपका निचला परत जिसे हम कोर कहते हैं। ठीक है, तीन परत पाए जाते हैं, क्रस्ट, मेंटल और कोर। तो जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, जो पृथ्वी की ऊपरी परत है, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्रस्ट वाला एरिया है, ये क्रस्ट का एरिया है। वहीं साथ ही में ही आपका जो ये वाला एरिया जो दिख रहा है, ये मेंटल का एरिया है आपका। ये वाला एरिया पूरा ये मेंटल का एरिया है। तो इसमें क्या है कि आपका ऊपरी मेंटल यानी कि यहाँ से ये और साथ ही क्रस्ट, ये दोनों को सम्मिलित रूप से ही क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं। तो जो क्रस्ट है आपका, क्रस्ट और मेंटल, इन दोनों के जैसे क्रस्ट की गहराई कितनी है, 30 किलोमीटर नीचे की ओर। और वहीं बात करते हैं मेंटल की, ये है आपका टोटल 200 किलोमीटर के बीच में ही, 200 किलोमीटर के गहराई पे ही पाई जाती है। तो ये आपका क्रस्ट है प्लस ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल, इसे दो भागों में ही डिवाइड किया गया है। तो जो ऊपरी मेंटल है और क्रस्ट की, ये दोनों की जो लक्षण है या दोनों की जो संरचना है वो कहीं ना कहीं एक समान रूप में ही है या क्रस्ट के भांति ही है। इसलिए इन दोनों को क्या कहते हैं, आप स्थल मंडल कहते हैं या लिथोस्फीयर कहते हैं इसे। ठीक है, तो स्थल मंडल में ही हम मुख्य रूप से ही दो चीज़ों का अध्ययन करते हैं। एक तो आपका अध्ययन करते हैं महाद्वीपीय प्लेटों का, महाद्वीपीय प्लेटों का। वहीं दूसरी ओर हम अध्ययन करते हैं महासागरीय प्लेटों का, महाद्वीपीय प्लेटों का और महासागरीय प्लेटों का। जैसे इसमें आप देख सकते हैं कॉन्टिनेंटल ये क्रस्ट है, महाद्वीपीय है ना, और ये आपका मिड ओशियन रिज है ना, ओशियन, ये आप देख पा रहे हैं कि ओशियन वाला क्रस्ट है ये, और ये है आपका कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी महाद्वीपीय प्रपट्टी और भूप्रपट्टी, और ये है आपका महासागरीय भूप्रपट्टी। ठीक है, तो इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ों का अध्ययन किया जाता है, महाद्वीपीय क्रस्ट का और महासागरीय क्रस्ट का। आप ये लेयर देख सकते हैं इस इमेज को ध्यान से ही। ठीक है, ये लिथोस्फीयर का है, यहाँ पे ही स्पष्ट दिया हुआ है कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। लिथोस्फीयर में ही आप ऊपरी भूप्रपट्टी या क्रस्ट को और मेंटल की ऊपरी भाग, जो कि इन की लक्षण कैसी है, लक्षण और संरचना लगभग एक ही समान है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, स्थल मंडल। और इसकी गहराई क्रस्ट की 30 किलोमीटर, वहीं मेंटल की बात करें तो 1 से लेकर के ही 200 किलोमीटर के अंतराल पे इनकी गहराई पे ही भाग को हम क्या कहते हैं, संयुक्त रूप से स्थल मंडल कहते हैं। सिद्धांत, स्थल मंडल की जो मोटाई है वो महासागरीय भाग में 5 से 100 किलोमीटर, वहीं महाद्वीपीय भाग में ही ये 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। यानी कि जो स्थल मंडल है वो मात्र दो भागों में, जैसे पहले ही बताया जा चुका है कि दो भागों में डिवाइड किया गया है इसे, महाद्वीपीय क्रस्ट या स्थल मंडल और महासागरीय है ना क्रस्ट या स्थल मंडल। ठीक है, तो जो महाद्वीपीय भाग है वो ज़्यादा गहराई तक यानी 200 किलोमीटर के लिए, जैसे मान लीजिए आपका ये हो गया जलीय भाग, महासागरीय भाग हो गया, और ये स्थलीय भाग हो गया आपका। तो इसकी गहराई जो है महाद्वीपीय भाग का ये 200 किलोमीटर तक है, और जबकि इसकी गहराई सिर्फ 100 किलोमीटर तक है। तो इस हिसाब से ही महासागरीय भाग की गहराई मात्र 5 से 100 किलोमीटर है, वहीं महाद्वीपीय भाग की गहराई जो है वो 200 किलोमीटर तक पाई जाती है। स्थल मंडल के अलग अलग प्लेटों में बटा हुआ है ना। जो आपका स्थल मंडल है वो कई प्लेटों में डिवाइड है ना।
जिसमें से ही मुख्य रूप से ही दो हैं महाद्वीपीय और महासागरीय प्लेटों में ही। वही बात करते हैं आपका स्थल मंडल के जस्ट निचले भाग को हम क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, दुर्बलता मंडल कहते हैं, जिसमें सभी प्लेट अलग अलग दिशाओं में ही तैर रही हैं। आप ध्यान रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये पूछा जा चुका है आपके ही कंपटीशन एग्जामों में ही, कि जो स्थल मंडलीय प्लेट हैं या जो प्लेट हैं वो किस मंडल में तैरती हुई अवस्था में पाई जाती हैं। तो आप ध्यान रखेंगे वो है दुर्बलता मंडल में, जिसका मुख्य कारण क्या है ना, क्यों तैर रही है, तो इसका मुख्य कारण है संवहन धाराएं, है ना, संवहन धाराओं के कारण ये तैर रही हैं। अब बात करते हैं प्लेटों की सीमा, है ना, प्लेटों की जो सीमा है ना, यह प्रकार है। तो गति के आधार पर मुख्य रूप से ही 3 प्रकार की प्लेटें होती हैं। कितने प्रकार की, 3 प्रकार की। सबसे पहले बात करते हैं रचनात्मक प्लेट या अपसारी प्लेट, दूसरा है विनाशात्मक प्लेट या अभिसारी प्लेट, और तीसरा है संरक्षी प्लेट। तो जैसा कि आपको पता होगा कि विनाशात्मक प्लेट या अभिसारी प्लेट, इसमें क्या होता है, विनाशात्मक प्लेट और अभिसारी प्लेट में ये जो आपका दिख रहा है कन्वर्जेंट प्लेट जो बाउंड्रीज होती हैं, इसमें प्लेटें एक दूसरे की ओर गति करती हैं, एक दूसरे की ओर गति करती हैं और आपस में टकराती हैं, और टकराने से क्या होती है, जो भारी प्लेटें होती हैं वो नीचे की ओर धंस जाती हैं, नीचे की ओर मूवमेंट करते हुए धंस जाती हैं, और जो हल्की प्लेटें होती हैं वो ऊपर की ओर उड़ जाती हैं। तो इससे क्या होता है कि वलित पर्वतों का निर्माण होता है। तो आप ध्यान रखेंगे कि जो विनाशात्मक प्लेट या अभिसारी प्लेट होती हैं, है ना, जो एक दूसरे की ओर या एक दूसरे के सामने गति करती हैं, और साथ ही ये क्या करती हैं, जो भारी प्लेट होती है वो नीचे की ओर मूवमेंट कर जाती है, जबकि आपका जो हल्की प्लेट है वो ऊपर की ओर उड़ जाती है। जैसे ही आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये प्लेट इधर गति कर रही है आमने सामने, भारी होने के कारण ये नीचे धंस गई और ये प्लेट ऊपर उठ गई। इससे क्या होता है, वलित पर्वतों का निर्माण होता है। वहीं दूसरी प्लेट की बात करें, रचनात्मक प्लेट, तो रचनात्मक प्लेट से ही स्पष्ट है, रचनात्मक या अपसारी प्लेट, है ना, इसमें क्या होता है, ये दूसरा आपके सामने एग्जाम्पल है। इसमें क्या होता है कि प्लेट एक दूसरे के आमने सामने गति न करके विपरीत दिशा में ही क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, खिसकते हैं, एक दूसरे के विपरीत दिशा में खिसकते हैं। इससे होता यह है कि जैसे जैसे प्लेट एक दूसरे से दूर या जाते हुए जाते हैं, दूर होते जाते हैं, तो इससे क्या होता है कि जो आपका स्थल मंडल का निचला पार्ट है, दुर्बलता मंडल है ना, लिथोस्फीयर के निचले भाग से ही लावा का उद्गार होता है। क्या होता है, लावा का उद्गार होता है, और ये जब प्लेटें एक दूसरे से ही दूर हो जाती हैं तब वो धरातल पर आती हैं, मैग्मा के रूप से ही धरातल पे ही आकर के लावा से नए क्रस्ट का निर्माण करते हैं, जिस कारण से ही या जिसके वजह से ही इसे क्या कहा जाता है, संरचनात्मक या रचनात्मक प्लेट कहा जाता है ना। इनसे कोई विनाश नहीं होता है बल्कि क्रस्ट का निर्माण होता है, इसलिए इन्हें रचनात्मक प्लेट भी कहा जाता है। अगला आपका जो प्लेट है वो है संरक्षी प्लेट, जिसे हम क्या कहते हैं, संरक्षी प्लेट। जैसे कि आप देख सकते हैं, इस प्लेट से न तो विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है, केवल परावर्तित भ्रंश, है ना, परावर्तित भ्रंशन जो होती है, भ्रंशन क्रिया होती है, जो भ्रंश होती है, फॉल्ट होती है, उसकी क्रिया होती है। वो इसलिए कि जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है, ये तो इससे घर्षण करते हैं, आपस में घर्षण करते हैं, जिससे न तो विनाश होता है और न किसी चीज़ का निर्माण होता है। अब इसका की पॉइंट देख लेते हैं, इनसे क्या होता है क्या नहीं होता है। जो आपके पेपर या एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसे हम की पॉइंट के माध्यम से यहाँ नोट कर लिए हैं, कि रचनात्मक प्लेट से क्रस्ट का निर्माण होता है। आप
ध्यान रखेंगे कि जो आपका रचनात्मक प्लेट है या क्षारीय प्लेट है उससे क्रस्ट का निर्माण होता है, वही विनाशात्मक प्लेट से ही क्या होता है, बलित पर्वतों का निर्माण होता है। विनाशात्मक प्लेट से क्या होता है, बलित पर्वतों का निर्माण होता है। वही संरक्षी प्लेट जो है ना, संरक्षी प्लेट से ही ना विनाश होता है और ना ही निर्माण होता है, केवल परावर्तित भ्रंश का निर्माण होता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, इसलिए की पॉइंट के माध्यम से इसे हम नोट कर लिए हैं, तो आप भी नोट कर लीजिएगा। आगे देखते हैं प्लेटों का जन्म। आपके भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि प्लेटों का जन्म होता क्यों है, कैसे होता है। तो इनके जन्म के लिए या इनका जो मेन कारण है उत्पत्ति का, वो समुद्री श्रेणियां हैं, सागरी गर्त हैं, गर्तें जो होती हैं बड़े 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 भ्रंशन हो गए, सक्रिय वलयन के कारण होता है। तो मुख्य रूप से ही प्लेटों की जो उत्पत्ति होती है वो समुद्री श्रेणियां, सागरी गर्तें, बड़े भ्रंशन और सक्रिय वलयन के कारण होते हैं। जैसे कि जापान में 24 घंटे में 3 बार भूकंप आने का मुख्य कारण क्या है, विनाशात्मक प्लेट है। विनाशात्मक प्लेट का सर्वाधिक विस्तार आपके पैसिफिक ओशियन यानी प्रशांत महासागर की एरिया में पाया जाता है, जिसे रिंग ऑफ फायर के नाम से भी जाना जाता है, अग्नि मेखला के नाम से भी जाना जाता है। अच्छा, जो प्लेट विवर्तन की सिद्धांत है वो मुख्य रूप से ही इसके पक्ष में कौन कौन से सिद्धांत हैं जिन्होंने समर्थन दिया या इस सिद्धांत की पुष्टि करते हैं। तो मुख्य रूप से 3 सिद्धांत हैं, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण है, वही संवहन तरंग सिद्धांत है। तो मुख्य रूप से ही 3 सिद्धांत हैं जो इसकी पुष्टि करते हैं। आपके वेगनर महोदय का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत और सागर नितल प्रसरण सिद्धांत और संवहन तरंगों का सिद्धांत, महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। तो जैसे कि सिद्धांत के अकॉर्डिंग विश्व के प्रमुख रूप से 7 बड़ी प्लेटें हैं और 20 छोटी प्लेटें हैं। तो बड़ी प्लेटें कौन कौन से हैं आइए देखते हैं। तो सबसे बड़ी प्लेट है प्रशांत महासागरीय प्लेट, फिर यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया को मिला करके, उत्तरी अमेरिका प्लेट, दक्षिणी अमेरिका प्लेट और अफ्रीका प्लेट। वहीं साथ ही में आपका अंटार्कटिका प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड प्लेट। वहीं बात करें विश्व के प्रमुख छोटी छोटी प्लेटें जिनकी संख्या 20 है, जिसमें नाजका प्लेट है, जुआंडी फूका प्लेट है, ईरानियन प्लेट है, एजियन प्लेट है, अरेबियन प्लेट है, कैरेबियन प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, कोकोस प्लेट है और आदि, है ना, छोटे छोटे प्लेटें हैं। अब मैप में देखते हैं कौन सी प्लेट कहाँ पे ही है। इसमें देख सकते हैं आप कि ये पैसिफिक ओशियन का प्लेट है, ये जो आप देख पा रहे हैं ये पैसिफिक ओशियन प्लेट है, यूरेशिया प्लेट है, ये आप देख सकते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलिया प्लेट ये दिया हुआ है, फिर ये नॉर्थ अमेरिका का प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट है और ये अंटार्कटिका प्लेट है। कुल मिलाकर के ही विश्व में 7 बड़ी प्लेटें हैं प्रमुख रूप से ही। वहीं छोटी प्लेटों की बात करें तो आप देख सकते हैं कोकोस प्लेट है, जुआंडी फूका प्लेट है, फिलीपींस प्लेट है, यहाँ पे नाजका प्लेट है और इधर फिर आप कैरेबियन प्लेट देख सकते हैं और छोटे छोटे बहुत सारी इसमें प्लेटें दी हुई हैं। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। 1 से 2 बार देखेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताएं कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।